नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का आज पार्ट नंबर 5 है। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि उनमें सभी प्रश्न 2 नंबर का है और ऑब्जेक्टिव साथ में है। यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आप और अच्छे से डायरेक्ट आपके दिमाग में प्रश्न छप जाएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। आपको 2 नंबर हमेशा याद, मतलब प्रश्न का उत्तर याद रहेगा, क्योंकि देखिए 2 नंबर का प्रश्न अगर आपको याद बढ़िया से रह जाता है तो आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। अब निम्न में से कौन सा एक शार्क का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन एक शार्क का सदस्य नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। लेकिन ये शार्क क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो है कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है कि एशिया महादेश में रहते हैं, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में। हम लोग एशिया महादेश की दक्षिण क्षेत्र में रहते हैं। तो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग यानी कि एक दूसरे को मिलकर के जो सहयोग करते हैं, सहयोग संगठन सार्क की स्थापना, यानी कि एक सहयोग संगठन जो बनाया गया उसको सार्क नाम दिया गया। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। तथा वर्तमान में इनके सदस्य देशों की संख्या 8 है। इनके वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 8 है। और वह 8 सदस्य है आपके सामने: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। तो दोस्तों, आपको प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। ये एक प्रश्न पूछा जाएगा आपको। फिर जैसे कि अभी पूछा गया कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो आप सभी जान गए कि म्यांमार नहीं है, क्योंकि इनमें देख लीजिए 8 देश है और 8 देश में से म्यांमार आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, अब पूछ दिया जाएगा कि सार्क संगठन में कितने देशों की संख्या है? तो 8 देशों की संख्या है। और पूछ दिया जाएगा कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। अगर दोस्तों आपको 2 नंबर से प्रश्न पूछ दिया जाए सार्क के बारे में, तो आप यहां से यहां तक लिख सकते हैं, 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। वैसे भी दोस्तों इसको 1-2 बार पढ़िएगा तो आप अच्छे से समझ जाइएगा और अपने आप प्रश्न को देखते ही आप अच्छे से बना सकते हैं कोई प्रश्न को। तो आप लोग इसमें देख रहे हैं कि कितना प्रश्न मिलेगा, कैसे ही पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हैं। तो अब अगला प्रश्न है, देखिए इसमें डॉट डॉट हम समझा देते हैं कि भारत के किसके शासन काल में रेल और तार सेवा प्रारंभ हुई? इस बार प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किसके शासन काल में रेल, डाक और तार सेवा की प्रारंभ किया गया था? 2023 में पूछा गया था, यानी अब की बार। तो दोस्तों आप लोग 2024 में देने जा रहे हैं एग्जाम, तो जितने भी हम बता रहे हैं आप उन सभी का अलग अलग एक कॉपी बनाइए और सभी को उतारिए प्रश्न को, और घर में भी 1-2 बार पढ़ना है। तो दोस्तों ऐसा मत सोचिए कि आपको यह सभी प्रश्न सिर्फ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में ही पूछेगा। आप जब इससे मैट्रिक के बाद किसी और एग्जाम में बैठेंगे ना, तो वहां भी पूछेगा, इसलिए जिसे पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए। तो दोस्तों आप लोग को प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में किसके शासन काल में रेल तार सेवा प्रारंभ हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी, बिल्कुल सही है। हम इसका पूरा व्याख्या बताएंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, भारत में रेल और तार सेवा और डाक सेवा, जो डाक टिकट होता है, इन तीनों लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में आरंभ हुआ था। तो दोस्तों अब देखिए इसका जब पूरा व्याख्या देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए
लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थानों के बीच प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर था मुंबई से थानों के बीच। तो दोस्तों आपको इस बार भी पूछा गया था कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। अब देखिए इसी के काल में 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। यानी भारत में कब पोस्ट ऑफिस जो टिकट होता है वह कब हुआ, तो 1854 में, जो कि एक दूसरे डाक द्वारा डाक के ऊपर जो टिकट चिपकाया जाता है वही। अब अगला है कि पोस्ट ऑफिस पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। तो दोस्तों समझ गए। इसी के समय में कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। तो इसी के बीच में पहली बार यानी कि कोलकाता से आगरा के बीच बिजली से संचालित तार सेवा भी शुरू हुआ था इसी के शासनकाल में। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि भारत के यानी कि ये जो है लॉर्ड डलहौजी, भारत में लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में रेल लाइन बिछाया गया, यानी कि रेल पटरी बिछाया गया। प्रथम बार रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चला था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। इसी के समय पोस्ट ऑफिस और तार सेवा दोनों यानी तीनों इसी के शासनकाल में हुए थे। तो आप इसे अच्छे से उतार लीजिए क्योंकि इसमें से प्रश्न आपको बिहार बोर्ड। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था। भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था। उपग्रह, अब देखिए इसका समझते हैं व्याख्या। तो देखिए भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट। आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्वी सोवियत संघ के प्रेक्षण केंद्र से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। यानी कि अपने देश से नहीं छोड़ा गया था, ये दूसरे देश से छोड़ा गया था। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को यानी कि सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। पुनः भारत के दूसरा उपग्रह भास्कर 1 का परीक्षण भी 7 जून 1979 को सोवियत संघ से ही छोड़ा गया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था और कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। कहां से छोड़ा गया था, तो सोवियत संघ रूस से छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है तो जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई क्या मनाते हैं, जनसंख्या दिवस। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। अब देखिए इतना बता दें दोस्तों, आप लोग याद रखिए। यहाँ देखिए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, और विश्व यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। बिहार दिवस कब बताएं आपको, बिहार दिवस 22 मार्च को, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यह प्रश्न जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह 2 नंबर का ही प्रश्न है। प्रश्न ये 5 नंबर का ही प्रश्न पूछ सकता है, इसको आपको 5 नंबर से भी पूछ लिया जाएगा। तो प्रश्न है भोपाल गैस कांड क्या है। भोपाल गैस कांड क्या है, आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भोपाल कांड मतलब भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों ये अब इसको अच्छे से समझते हैं कि भोपाल गैस कांड क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको 5 नंबर या 2 नंबर से जरूर पूछे जाएंगे या ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा भोपाल गैस कांड के बारे में, उत्तर में लिखिएगा
कीटनाशक दवा बनाने वाली यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित था। यानी भोपाल गैस कांड क्या था? भोपाल गैस कांड जो है कि कीटनाशक दवा बनाने वाली यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में एक ऐसी घटना घटी जो औद्योगिक विकास के चेहरे पर गहरी कलिक पोत गया, यानी कि गहरा कलिक पोत गया। इस फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड, यही प्रश्न पूछा जाएगा कि भोपाल गैस किस गैस के कारण हुआ था। तो याद रखिएगा भोपाल गैस कांड जो हुआ था किस गैस के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। आप लोग भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में यानी कि अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो वहां भी मिलता होगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था, उसका शॉर्ट नेम है MIC। नमक द्रव ताप बढ़ जाने से गैस में परिणित हो गया। गैस में क्या हो गया? परिणित हो गया और इसका रिसाव शुरू हो गया। रिसाव मतलब उसका मतलब इकलना, रिसाव होना शुरू हो गया। यह जहरीली गैस सांस के साथ फेफड़े में गई। फेफड़े में पानी भर गया। फेफड़े में क्या हो गया? गैस जाने के बाद फेफड़े में पानी भर गया। सांस फूलने लगी और फिर छूट गई। यानी कि सांस फूलने लगा और फिर सांस क्या हो गया? छूट गया, यानी कि सांस लेना बंद हो गया। हजारों लोग सदा के लिए सो गए, यानी कि हजारों लोग की मृत्यु हो गया। हजारों अपंग होकर आज भी कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हजारों लोग अपंग हो गए, यानी कि किसी का हाथ काम नहीं करने लगा तो किसी का मतलब पैर काम नहीं करना, बहुत सारा मतलब इसमें बीमारी हो गया और वह आज भी मतलब कष्टदायी जीवन जी रहे हैं, जिससे सारी दुनिया भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। जिसे सारी दुनिया किसके नाम से जाना जाता है? भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। तो भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। किस गैस के कारण हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे शॉर्ट नेम क्या है? MIC के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया? महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया? दोस्तों इसके साथ हम आपको व्याख्या भी बताएंगे कि क्यों बंद कर दिया गया, ताकि आपके दिमाग में डायरेक्ट क्वेश्चन बैठ जाएगा। तो ऑप्शन A 1919 ईस्वी, ऑप्शन B 1920 ईस्वी, ऑप्शन C 1921 ईस्वी और ऑप्शन D 1922 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी जान रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऑप्शन D सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे थे। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में। क्यों किया था आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का भी आप कॉपी में अच्छे से उतार लें, बहुत अच्छा रहेगा। तो समझिए 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार यानी एक दरोगा एवं 21 सिपाहियों की मौत हो गई। इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। दोस्तों अगर आपको डेट सहित पूछा जाए कि अगर वहां पे डेट रहेगा तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया गया, कब बंद कर दिया गया? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। चलिए अब आगे कुछ एडवांस सीखते हैं। आपको यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चौरी चौरा कांड
कब हुआ था, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगर आपको 2 नंबर से पूछ दिया जाए कि यही प्रश्न कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था, तो आप यहां से यहां पूरा लिख दीजिए, आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी। अगर डेट सही रहेगा तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी। अगर आपको पूछ दिया जाए 2 नंबर में कि चोरी चोरा कांड मतलब क्या है, समझाइए, चोरी चोरा कांड पर प्रकाश डालें, इस तरह का प्रश्न पूछ दिया जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहां से यहां तक इस उतार सकते हैं, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको 2 नंबर पक्का मिलेगा, कोई नहीं काट सकता। तो दोस्तों अब देखिए, यहां तक तो समझ गए, इसमें 3-4 प्रश्न 5 प्रश्न निकल गया, और अब अच्छे से एक बार हम फिर से समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पर जनता ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार ने एक दरोगा एवं 21 सिपाहियों की मौत हो गई। इस घटना से विभुद होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो दोस्तों जितना कहें उतना आप आराम से क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हैं या ऐसे भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे चोरा चोरी कांड पूछे या असहयोग आंदोलन पूछे, 2 नंबर में आप इसे आराम से पूरा लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? ऑप्शन ए ब्राउन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब इसे अच्छे से समझते हैं, चलते हैं प्रश्न का उत्तर समझने के लिए। तो देखिए, इसे भी आपको अगर यदि प्रश्न 2 नंबर से पूछा जाएगा तो आप इसे अच्छे से उतार सकते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं काटेगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के विथिकरण के सिद्धांत पर आधारित था। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है। गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। काली मिट्टी आपका कपास मूंगफली के लिए, काली मिट्टी किसके लिए है? कपास मूंगफली के लिए। और ये गुजरात में पाया जाता है, इसमें प्याज लहसुन भी होता है काली मिट्टी में अधिक मात्रा में। तो गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी। अब इसका व्याख्या भी समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, गेहूं की उपज के लिए जलोढ़ या दामोट मिट्टी, याद रखिएगा दामोट मिट्टी भी आपको दे सकता है, अच्छी नमी मानी जाती है। इसके लिए 50 सेमी से 75 सेमी तक वर्षा पर्याप्त होती है। विश्व में अमेरिका में सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में। अगर पूछ दिया जाए दोस्तों कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पन्न होता है, तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ देख लीजिए दोस्तों दिया गया है उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है।
परंतु प्रति हेक्टेयर पैदावार सबसे अधिक पंजाब में होती है। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्तर प्रदेश और पंजाब में होता है। दोस्तों आप लोग समझ गए हैं कि गेहूं की फसल किस मिट्टी में होता है, दामोद मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा, ठीक। और गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा अग्रणी राज्य है, उत्तर प्रदेश और पंजाब। अब अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न था आपका, गेहूं हो गया। अब ये प्रश्न है कि देखिए इस तरह का प्रश्न हर साल पूछ लिया जाता है। पंजाब केसरी के रूप में जाने जाते हैं, तो पंजाब केसरी के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो पंजाब केसरी के रूप में जाने जाते हैं लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखिएगा। पंजाब केसरी के रूप में जाने जाते हैं कौन, लाला लाजपत राय। तो इसका भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न ने की ले लिया है जो कि पूछा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे, इसे भी कॉपी में उतार लीजिए। इस तरह का प्रश्न हर साल पूछा जाता है, तो इस बार इसमें से कोई एक आएगा। तो आप सभी जान गए कि पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, लाला लाजपत राय। बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है कौन, डॉक्टर श्री कृष्ण। आंध्र केसरी के नाम से जाता है टी प्रकाशम। बंगाल केसरी के नाम से जाता है आशुतोष मुखर्जी। और शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला, शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का नारा था। फ्रांस की क्रांति का नारा था। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यह भी पूछ सकता है दोस्तों आपको। तो फ्रांस की क्रांति का नारा था आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। कर मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, टैक्स जो देते हैं, टैक्स कर होता है वही, इसलिए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यही वहां का नारा था। अब आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है जो कि अच्छे से समझेंगे। और इस तरह का नारा पूछ ही लिया जाता है और पूछता ही है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में, इसे याद रखिएगा। उस समय का लुई 16वां के शासन काल में हुई थी। तो लुई 16वां के शासन काल में क्या हुआ था, राज्य क्रांति हुआ था। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। उस समय वहां का शासक कौन था, लुई 16वां था। उसमें शासन काल किसका था, लुई 16वां का था। उस समय वहां समन्वती व्यवस्था थी। उसमें क्या व्यवस्था थी, समन्वती व्यवस्था थी। इस क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। दोस्तों यह ऑप्शन में था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नारा था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नारा था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। कब, जर्मनी से। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था, हिटलर ने दिया था। दुनिया के मजदूर एक हो, यह नारा किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था, रूस से। और एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था, हिटलर ने। ठीक, समझ गए दोस्तों आप लोग अच्छे से। इसे आप लोग भी अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। हम छोटा कर दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते। पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नजदीक की परत है। तो सबसे पृथ्वी की सतह यानी कि जमीन के नजदीक, यानी कि नजदीक सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल, याद रखिएगा। अब अच्छे से समझिए कि क्षोभ मंडल क्या होता है। देखिए बादल गरजना, बिजली चमकना, आंधी तूफान आना, ये सभी जो है ना कि क्षोभ मंडल में ही होता है। कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में ही होता है। इसके ऊपर संताप मंडलता है, वहां ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए आप लोग सुने होंगे कि एक ऐसा पक्षी होता है, जब बारिश होता है ना तो वह बारिश से ऊपर उड़ने लगता है, वह बारिश से
ऊपर उड़ने लगता है, उस पक्षी का नाम बताइएगा आप सभी। एक कौन सा ऐसा पक्षी है जब बारिश बादल घिरने लगता है, आंधी तूफान आने लगता है, तो वह पक्षी जो है कि नीचे ना आकर के वह धीरे धीरे क्या होता है और ऊपर चला जाता है, जहां मतलब बारिश ही नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जितने भी आंधी तूफान, बिजली चमकता है, बादल गरजता है, आंधी तूफान, बादल पड़ना, ये सभी क्षोभ मंडल में ही होता है। तो अब अगला प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है इसका पूरा व्याख्या। क्षोभ मंडल देखिए धरातल से 16 किलोमीटर के ऊपर है, मतलब क्षोभ मंडल की सीमा 16 से 18 किलोमीटर है। उसके बाद समताप मंडल आता है, उसके बाद ओजोन मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल आता है, उसके बाद आयन मंडल आता है, उसके बाद बहिर्मंडल आता है जो कि 500 किलोमीटर से अधिक ऊपर है। तो अब अगला प्रश्न समझ रहे हैं हम लोग। देखिए प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से समझिए। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्से ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? यानी कि महात्मा गांधी का हत्या नाथूराम गोड्से ने किया था, यानी कि उसको गोली 3 गोली मार दिया था, 3 गोली। क्यों मारा था, किस दिन मारा था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। अब इसके बारे में व्याख्या पढ़ते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, याद रखिएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को कठियावाड़ा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। बापू एवं राष्ट्रपिता से सम्मानित महात्मा गांधी अपने सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 से 1948 ईस्वी तक छाए रहे। यानी 1919 से 1948 तक क्या रहा? छाया रहा, एकदम उसी का नाम ही नाम। और फिर 30 जनवरी 1948 को दिल्ली की एक प्रार्थना सभा हो रहा था। नाथूराम गोड्से नामक व्यक्ति ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। तो दोस्तों आप लोग अच्छे समझिएगा। तो महात्मा गांधी को मतलब मृत्यु कब हुआ था, ऐसा ही प्रश्न पूछ सकता है। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को किसने मारा था? नाथूराम गोड्से ने मारा था, प्रार्थना के वक्त। चलिए आगे हम बताएंगे और इसके बारे में। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। ये आपकी बार प्रश्न पूछा गया था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। चलिए आप लोग अच्छे समझ गए, ये गुजरात राज्य के थे रहने वाले महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? प्रश्न है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो 10 मई को। ऑप्शन नंबर ए सही है। 10 मई 1857 को ये आग भड़की थी, यानी कि सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 को। अब इसका कुछ व्याख्या है, छोटा सा देख लेते हैं। देखिए 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी सेना जो था उसे 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो यहीं से क्रांति का शुरुआत हुआ था। अब अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ? बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ। और हम बताएंगे कि बंगाल विभाजन कब हुआ, क्यों हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए पूरा व्याख्या समझते हैं। दोस्तों यह आपको 2 नंबर से ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसे आप लिख दीजिएगा, तो कोई नहीं काटेगा, 2 नंबर आ जाएगा, आप इसे अच्छे से उतार लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया
था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 20 जुलाई 1905। याद रखिएगा 20 जुलाई 1905 को हुआ था। और मतलब जब इसे पता चला, पूरा बंगाल में छा गया कि इसका निर्णय जब लेकर के जब पूरा लागू कर दिया गया, तो मतलब पूरे जानकारी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को पूरा बंगाल में क्या हो गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखिए आगे, पूरा दिन शोक मनाए गए थे। पुनः लॉर्ड हार्डिंग के काल में, पुनः लॉर्ड हार्डिंग के काल में 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के स्वागत में आयोजित भव्य दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि पुनः लॉर्ड हार्डिंग ने, किसने, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1911 यानी बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, 1911 में। कौन सी उपलब्धियां पर किया गया था, तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में आयोजित भव्य दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। 2 नंबर के लिए इसे आप अच्छे से उतार लीजिए, आपको यहां से 2 नंबर मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न था कि लिग्नाइट निम्नलिखित में से किसका प्रकार है, लिग्नाइट निम्नलिखित में से किसका प्रकार है, तो कोयले का। ऑप्शन नंबर बी सही है, कोयले का। लिग्नाइट कोयले का, कोयला 4 प्रकार का होता है, वो भी आपको हम बताएंगे। लिग्नाइट क्या है, कोयले का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए इसका बारे में भी बता देते हैं थोड़ा। तो कोयला जो है कि एंथ्रासाइड होता है, जिसमें कि 80 से 90% कार्बन होता है। बिटुमस कोयला होता है, जिसमें 75 से 80% होता है। और लिग्नाइट होता है। ठीक, इसे अच्छे से रखिए, इसे और हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप सभी ये सभी प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किए हैं तो लाइक भी जरूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट मिलता है, यानी कि आप लोग का सहयोग मिलता है। वीडियो बनाने में, पढ़ाने में मज़ा आता है। लाइक करिएगा तभी तो दोस्तों, सब चीज़ तो वैसे भी आपका बेस्ट होते जाए, यानी कि MB और समय इधर उधर मत आदत लगाइए। सोशल मीडिया पर बहुत ही खतरनाक चीज़ है दोस्तों, आगे चल के बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का सही बात बता रहे हैं जो बीते हुए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना दोस्तों।